ये कॉग्निजेबल भी होगा और नॉन बेलेबल होगा। ये संज्ञान भी लिया जाएगा, संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत न मिलने वाला होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी और 1 साल में फैसला आएगा। और सजा भी कड़ी सजा का प्रावधान किया है। 3 महीने से 5 साल सजा हो सकती है अगर इन पर हमले हुए या कोई नुकसान किया, और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 50,000 से 2 लाख रुपया केसेस के ग्रेविटी पर तय होता है। और अगर बहुत गंभीर हमला है, गंभीर इंजरी हुई है, तो 6 महीने से 7 साल तक सजा का प्रोविजन है, 6 मंथ टू 7 इयर्स। और ऐसे केसेस में जो जुर्माना है वो 1 लाख से 5 लाख तक है। तो भारी सजा भी होगी और भारी भरकम जुर्माना भी होगा। आयुष्मान भारत के जो योजना के जो पीएम जय योजना के जो 50 करोड़ से ज्यादा लोग लाभार्थी है, वो अगर दूसरी बीमारी, कोविड नहीं है, नॉन कोविड बीमारी, और नॉन पैनल्ड हॉस्पिटल में अगर अभी जाएंगे तो सरकारी अस्पताल के सर्टिफिकेट से उनका भी ट्रीटमेंट होगा और उसका पैसा नहीं लिया जाएगा। जो किट्स आए हैं उसका काम ही केवल इतना है, उसका काम ही इतना है। हाँ, ICMR has prepared the protocol for using rapid antibody test to all states. सभी राज्यों को ICMR ने कैसे रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट का उपयोग करें यह बताया है। यह टेस्ट नहीं है, टेस्ट कोविड है कि नहीं यह तय करने वाली टेस्ट अलग है। वो RT-PCR बोलते हैं उसको। RT-PCR is the test to decide whether somebody is having corona infection or not. That is different, वो अलग है। और ये जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है, ये सर्वाइलेंस का टूल है एक तरह से। एक हथियार है, लोगों की पहले ही एक बार शिनाख्त हो जाए, और दुनिया भर में ऐसा ही उसका उपयोग होता है। और ये देखते हैं कि किसी के शरीर में एंटीबॉडीज तैयार हुए हैं क्या, ये देखते हैं। ये उसका एक लिमिटेड काम है। देश भर में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस बीच हरियाणा से अच्छी खबर आई है। यहां अब तक आए 260 मामलों में से 153 लोग ठीक हो चुके हैं। हरियाणा में अब तक 3 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि हरियाणा में अब तक कोविड-19 के 260 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 153 लोग बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और 3 लोगों की मौत अभी तक हुई है। प्रदेश की स्थिति ऐसी है कि हमारे यहाँ देश से हालात अच्छे हैं। जहाँ सारे देश भर में 19,984 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हैं, वहाँ अपने प्रदेश में ये आंकड़ा मात्र 260 का है। देश भर में 640 व्यक्तियों की इस बीमारी से मृत्यु हो गई है। हमारा प्रदेश संतुष्टि ही इस बात को मैं कह सकता हूँ कि 3 लोगों तक ये सीमा एक प्रकार से सीमित रह गया है कि 3 ही लोगों की मृत्यु हुई है। काफ़ी लोग ठीक भी हो गए। अपने प्रदेश के अंदर 153 व्यक्ति ठीक हो गए हैं और जो क्वारंटाइन की अवधि पूरा करके और अपने अपने घरों को जाने के लिए तैयार हैं। हमारी जो प्रगति है, इसके आंकड़े यदि हम ध्यान करेंगे तो हरियाणा में जो टेस्ट हो रहे हैं
10 लाख के प्रति हमारे टेस्ट 511 लोगों के हुए हैं, जो आज तक का आंकड़ा है, जबकि देश भर में यह आंकड़ा 289 मात्र। सड़क पर बिना मास्क और ग्लव्स के अगर कुछ मिनटों के लिए भी ज़रूरी काम से निकलना पड़े तो इस समय हर किसी की रूह कांप जाती है। लेकिन वहीं ये सफाई कर्मचारी जिन्हें सरकार भी वॉरियर्स की उपाधि देती है, लॉकडाउन के दौरान इनकी ज़िंदगी दांव पर लगी हुई है। ये ग्रीन जोन के साथ साथ ऑरेंज जोन और रेड जोन में भी बिना सुरक्षा किट के साफ सफाई में जुटे हुए हैं और नियम के अनुसार इनके पास PPE किट, मास्क और ग्लव्स, शूज़ होने चाहिए। लेकिन लॉकडाउन के 1 महीना पूरा होने के बाद भी अभी तक इन्हें कुछ भी नहीं मिला है। उल्टा इनका 2 महीने का वेतन भी नहीं दिया गया और इन सब हालातों के खिलाफ सदर पहाड़गंज जोन के पास सफाई कर्मचारियों ने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए दिल्ली सरकार और NCD के खिलाफ साइलेंट प्रोटेस्ट किया है। कहाँ से खिलाए अपने बच्चों को? तो आप लोग अपने घर का खर्चा कैसे चला रहे हैं? क्या चावल पता जैसे चल रही है, मांग मांग के दे रहा है, क्या दे रहा, देने वाले ही मना कर रहा है, राशन वाला मना कर दिया, कौन दे दिया हमें तनख्वाह? तो आप लोगों को जो सैनिटाइजर वगैरह, मास्क वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है? तो क्या नहीं मिले, मुंह का नहीं मिले, तो वो क्या तके हुए? चलो भाइयों चलो जाओ यार, हम तो बहुत परेशान हो रहा है, इतनी बीमारी है, काम कर रहा, हम क्या करें? सफाई कर्मचारी की सैलरी नहीं जीता रहे हैं, डेली वेज रहे, पक्के कर्मचारी है। अच्छा, सैलरी तक नहीं है हमारे पास, हम राशन कहाँ से मांगे, भुखमरी की आकर पे आ गए। सफाई कर्मचारी विभाग क्या करेगा वो? तो खैर क्या सर, हमेशा चलती भी आ रही है, लेकिन हम तो फिलहाल जो करेंगे कि हमारी यातायात की सुविधा भी दी जाए, दिल्ली सरकार के द्वारा बसों की सुविधा दी जाए, ताकि कर्मचारी और PPE किट की जो सुविधा हमें नहीं दी जा रही है, सभी को दे दी गई है, डॉक्टर को दे दी गई है। दिल्ली पुलिस अभी देख सकते हैं आप, दिल्ली पुलिस भी पहन के खड़े हैं, लेकिन सफाई कर्मचारी बिना प्रोटेक्शन काम कर रहा है। ग्लव्स, मास्क और PPE किट तो खैर भूल जाओ, ग्लव्स मास्क तक नहीं दिए जा रहे, सैनिटाइजेशन वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा सर। नहीं करा जा रहा। जो व्यक्ति मरी है लेडी, उसका अभी तक तो कोरोना वायरस को लेकर जो कर्मचारी एक्सपायर है उसके उस पर भी बयान नहीं दिया कमिश्नर महोदय ने। मेरा निवेदन है उस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, उसके वार्ड में भी काफ़ी लोगों को क्वारंटाइन करना पड़ेगा, कर्मचारी और किसी को ना हो जाए, इस बात का ध्यान दिया जाए। ये सर ये बताना चाहूँगा, इस सील एरिया में भी सफाई कर्मचारी को भेजा जा रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूर है कर्मचारी, नहीं जाएगा तो उसे धमकी देते हैं, तेरी नौकरी खराब कर देंगे, तेरी एब्सेंट कर देंगे। हरियाणा के पंचकुला जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंचकुला को रेड जोन घोषित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए CMO जगजीत कौर ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। पंचकुला द्वारा कोविड-19 की सिचुएशन से निपटने के लिए पुख्ता इंतज़ाम किए हुए हैं। इसके लिए हमारे पास आज के दिन में टोटल अभी तक 18 केस कोविड-19 के पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से 3 हैं जो ऑलरेडी ट्रीट होके और उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है और 15 केस जो है हमारे पास नेगेटिव, 15 केस एक्टिव हमारे आज के दिन में चल रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे जनरल हॉस्पिटल सेक्टर 6 में कोविड के लिए 113 बेड की व्यवस्था आइसोलेशन में की गई है। प्राइवेट सेक्टर में हमने ओजस, एल्केमिस्ट और पारस में भी कोविड-19 के मरीजों की टर्शरी केयर के लिए आइसोलेशन वार्ड तैयार कर दिए हैं। इसके साथ ही हमारे जो मेडिकल कॉलेज मुलाना में बेड्स हैं उसमें भी पंचकुला के लिए हमने डेडिकेटेड बेड्स की सुविधा को उपलब्ध करवाया है। लेबोरेटरी फैसिलिटी आज के दिन में हमारी PGI चंडीगढ़ और इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी सेक्टर 39 चंडीगढ़ में मेनली हो रही है, और क्योंकि थोड़े से सैंपल्स का हमारा लोड बड़ा था तो उसको हमने फिर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में टेस्ट कराए हैं। देश भर में कोरोना वॉरियर्स के साथ हो रहे दुर्व्यवहार की घटना लगातार सामने आ रही है। अब पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में एक घटना सामने आई है जिसमें पुलिस और स्थानीय लोगों में झड़प हो गई और इस झड़प में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक 24 परगना जिले में स्थानीय लोग राहत सामग्री और खाने पीने के सामान की मांग कर रहे थे और इसे लेकर स्थानीय लोगों ने सड़क पर जाम कर दिया। भीड़ को बढ़ता देखकर बादुरिया पुलिस स्टेशन के जवानों ने भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। वहीं इस घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है।
तो जिस तरीके से लगातार कोरोना वॉरियर्स जो हैं वो अपनी सेवा में लगे हुए हैं और सभी लोगों को घरों में रहने की अपील कर रहे हैं, लेकिन जो लोग सामने आ रहे हैं उन पर लाठीचार्ज भी पुलिस को करना पड़ता है। और उसके बाद जिस तरीके से अमानवीय बर्ताव जो है कोरोना वीरों के साथ किया जाता है वो निंदनीय है। और यहाँ पर पश्चिम बंगाल में पुलिसकर्मियों पर जब उन्होंने एक साथ भीड़ को इकट्ठा होने से रोका और उन पर लाठीचार्ज किया, उनको वहां से हटाने के लिए, तो उन पर ही हमला कर दिया गया। राजस्थान के जयपुर में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के फोरेंसिक साइंस विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार मुरलीपुरा इलाके में सड़क पर मानव अंग से भरा जार मिला है और बता दें कि जार पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज की मोहर लगी है। मुरलीपुरा थाना पुलिस ने जार को कब्जे में ले लिया है और एसएचओ ने कहा है कि किसी कारणवश लैब से जार बाहर आ गया होगा। स्थानीय कॉलोनी में भय का माहौल है, जहां पर जार मिला है और उस जगह को बंद कर दिया गया है। और स्थानीय लोगों के अनुसार मौके पर जलदाय विभाग के जेईएन सहित पुलिसकर्मी भी मौजूद थे और पुलिस के आला अधिकारी पल्ला झाड़ रहे हैं। कोरोना महामारी को देखकर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने मीडिया जगत के लिए भी अपनी संवेदना व्यक्त की है। मीडिया से रूबरू होते हुए रघु शर्मा ने कहा कि महाराष्ट्र, दिल्ली सहित अन्य कई प्रदेशों में पत्रकारों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जो कि चिंता का विषय है। पत्रकार भी अपने धर्म को बखूबी निभा रहे हैं और जहां बड़े से बड़ा और अच्छे से अच्छा सॉलिड आदमी जाने की हिम्मत नहीं करता, वहां पर पत्रकार बंधु जाकर कवरेज कर रही हैं और आम जन को समय पर सही सूचना दे रही हैं। ऐसे में रघु शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों के अनुसार यदि किसी पत्रकार को अपने कोरोना संबंधित जांच करवानी हो तो वो राज्य सरकार की तरफ से मुफ्त की जाएगी और सैंपल की रिपोर्ट भी जल्द से जल्द दी जाएगी। शर्मा ने बताया कि इससे समय पर जाँच का परिणाम सामने आ जाएगा और वस्तु स्थिति का पता लगाया जा सकेगा। महाराष्ट्र से, दिल्ली से पत्रकारों की पॉजिटिव, बड़ी संख्या में पॉजिटिव होने की आई है, जो कि चिंताजनक बात है। पत्रकार बंधु भी रात दिन 24 घंटे अपनी जान को जोखिम में डाल के और ये जो महामारी है इसका कवरेज कर रहे हैं। जहां जिन इलाकों में अच्छे अच्छे व्यक्तियों की जाने की हिम्मत नहीं होती, उन इलाकों में जाके कवरेज कर रहे हैं। तो हमने अभी विभाग को कहा है कि राजस्थान में भी मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि पत्रकार बंधुओं की कोविड से रिलेटेड जांच अगर कोई पत्रकार कराना चाहे तो हम यहां करवाएंगे, ताकि समय पर उनके भी जांच का परिणाम सामने आ जाए और वास्तविक स्थिति का पता चल जाए, ताकि वो और साहस के साथ रिपोर्टिंग का काम करते रहे। राजस्थान में जहां एक और कोरोना संक्रमण के हालात सुधरते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वहीं राजधानी क्षेत्र जयपुर को लेकर भी लगातार चिंता बढ़ती जा रही है। पिंक सिटी में अब कोरोना का खौफ लोगों पर हावी है। यहां लोग लॉकडाउन का पालन सख्ती से कर रहे हैं। सड़कें सुनसान पड़ी हुई हैं और गलियां वीरान। तस्वीरों में आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं। जिस तरीके से राजस्थान की राजधानी जयपुर में कोरोना का प्रकोप बढ़ता हुआ दिखाई दिया, तो वहीं लोग भी अब सतर्क हो गए हैं, सावधान हो गए हैं और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहर की सड़कों पर अब सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ में शिक्षा मंत्री और स्थानीय विधायक गोविंद सिंह डोटासरा आज उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और कोरोना महामारी को लेकर अधिकारियों से तमाम जानकारी ली। उसके बाद डोटासरा जोधराज मोहनलाल बजाज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और बगड़िया स्कूल बने क्वारंटीन सेंटर गए और उनका निरीक्षण किया गया। कोविड-19 को देखते हुए बनाए गए वार्डों की ओर से उनमें रह रहे लोगों से मिलकर उनकी कुशलक्षेम जानी और इस अवसर पर उन्होंने संकट के समय में भामाशाहों स्वयंसेवी संगठनों को भी अभावग्रस्त और जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए धन्यवाद दिया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी कुलराज मीणा भी मौजूद रहे। रेडियो और दूरदर्शन जो हमारे गांव ढाणी में अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति तक भी सूचनाएं पहुंचाने के लिए माने जाते हैं और हमारी सरकारी उपक्रम है। मैं समझता हूं
उसके माध्यम से हम लोग हमारे बच्चों को जो घरों में बैठे हुए हैं उनको उनकी पढ़ाई बाधित नहीं हो, इसको सोच करके एक प्लान किया गया कि दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से हम लोग हमारे बच्चों को एजुकेशन उनकी जो है उसको दी जाए, ऑनलाइन व्यवस्था की जाए दूरदर्शन के माध्यम से या रेडियो आकाशवाणी के माध्यम से। इसके लिए हमने यहाँ पर राज्य सरकार में जो उनका केंद्र है जयपुर में, वहाँ पर हमने आवेदन किया था स्लॉट देने के लिए, समय देने के लिए। तो उन्होंने हमसे कोई करीब 65 लाख रुपए मांगे थे। हमने जावड़ेकर जी को चिट्ठी लिखी है और आवेदन किया है। बीजेपी के तमाम नेताओं और मंत्रियों को भी कहा है कि आप मदद कीजिए और बच्चों को निःशुल्क ये शिक्षा मिले दूरदर्शन और रेडियो के माध्यम से। मैं समझता हूँ जब RT एक्ट है, अनिवार्य बाल शिक्षा कानून जब लागू है और निःशुल्क हम लोग पढ़ाते हैं, तो ये हमारे सरकारी उपक्रम जो है उनके माध्यम से भी निःशुल्क शिक्षा हमारे बच्चों को। कोरोना वायरस के चलते देश भर में लॉकडाउन लागू है और इसी के चलते स्कूली बच्चों की पढ़ाई का नुकसान भी हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से छात्रों की पढ़ाई के लिए एक ऐप बनाया गया और अभी तक लगभग 15,77,000 से अधिक विद्यार्थियों ने इस पर अपना पंजीकरण करवा लिया है। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम ने यह बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर काफ़ी सजग है और हर पुख्ता इंतजाम कर रही है। क्लास 1 से 8 तक और क्लास 9 और 11वीं के छात्रों को जनरल प्रमोशन, साथ ही सरकार ये भी सुनिश्चित करने में लगी हुई है कि किसी भी छात्र की पढ़ाई में किसी तरह से कोई चूक ना हो। इसलिए छत्तीसगढ़ के बाहर के छात्र छात्रा भी इस ऐप के माध्यम से अपनी शिक्षा जारी रख सकते हैं। देश भर में जैसे कि लॉकडाउन लागू है, ऐसे में यूपी सरकार ये दावा कर रही है कि सभी गरीबों तक खाना पहुंचाया जा रहा है, राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है। लेकिन पीलीभीत के जिम्मेदार आला अफसर आदेशों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। पीलीभीत के रंगीलाल चौराहे पर रहने वाले फूलमाला मिट्टी के खिलौने बेचने वाले श्रमिक लोगों ने एसडीएम को पत्र लिखकर घर में राशन ना रहने की बात कही है। लेकिन पीलीभीत में गरीब जरूरतमंद लोगों के घरों के हालात को लेकर मिले शिकायती पत्र को जिला प्रशासन ने उस पर संज्ञान नहीं लिया है। शाम होते ही सभी परेशान श्रमिक सड़कों पर उतरने लगे और इसी दौरान ANB न्यूज के संवाददाता सुधीर दीक्षित ने लोगों से बातचीत की है। पीलीभीत प्रशासन का दावा है कि हर गरीब मजदूर को जरूरत की चीजें और खाद्यान्न सामग्री पहुंचाई जा रही है। लेकिन पीलीभीत शहर के बीचों बीच में रंगीलाल चौराहे पर हम खड़े हैं। यहाँ पर काफी संख्या में परिवार ऐसे हैं जिन्होंने एक एप्लीकेशन उप जिलाधिकारी सदर के नाम दी है, जिसमें उन्होंने अपनी तकलीफें बयां की हैं। बाकी इनका क्या कहना है और क्या इनके आरोप हैं, आइए हम इन्हीं से जानते हैं। क्या करते हैं? फूलों का काम करते हैं सर हमारा। अच्छा, आपने एक एप्लीकेशन दी है? हाँ दी है। क्या लिखा उसमें आपने? यही लिखा कि हमारे सारे मोहल्ले में सारे लोग खाली हैं, सब कोई काम नहीं है। जब तो लॉकडाउन लगा है, पैसे के लिए परेशान है, भूखे हैं सारे लोग। ना ही कोई खाने की व्यवस्था आई है, ना कोई दिक्कत हुई है, ना कोई मिलने आया, ना कोई अधिकारी जानकारी लेने। क्या आप किसी अधिकारी से मिलने गए थे? मिलने गए थे, SDM साहब से मिलने गए थे, 3 बार गए। वहाँ से हम लोग को भगा दिया गया, गेट ही नहीं खोला गया। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि सुबह तक हम लोग कम से कम खाने को तो मिल जाए, पैसे नहीं बचने चाहिए हमको। पैसा ना मिले, पैसे की जरूरत भी नहीं है कहीं, हम लोग 2 पेट। आइए हम इनसे भी जानते हैं कि इनका क्या कहना है। क्या नाम है? क्या सरकार से कोई सुविधा आपको मिली? जी कोई नहीं। खाने पीने का क्या सिस्टम? जी नहीं, ऐसे ही है, आया थोड़ा बहुत जो भी है। कोई यहाँ पूछने आया अभी तक या नहीं? जी कोई नहीं। साफ कहना है कि प्रशासन की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिली है और ना ही कोई राहत सामग्री अभी तक हमको यहाँ पर पहुँचाई गई है। प्रशासन जो दावे कर रहा है, प्रशासन के दावों में कितना दम है, ये यहाँ के निवासियों की जुबानी आप खुद सुन सकते हैं और कैमरे की नजर से देख सकते हैं। सुधीर दीक्षित, ANB न्यूज, पीलीभीत। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
साथियों, ये धैर्य और अनुशासन की घड़ी है। जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना है। आप सभी की तरह मैं भी काफी दिनों से घर में लॉकडाउन और सुरक्षित हूँ। अभी के हालात को देखते हुए अगर सरकार मुझसे कुछ दिन और घर में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहेगी तो भी मैं उसके लिए तैयार हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इससे बेहतर उपाय अभी कोरोना से बचने के लिए और कोई नहीं। हम अपने घर से कोरोना वायरस को आने के लिए कोई भी आमंत्रण न दें। इसके लिए आवश्यक है सोशल डिस्टेंसिंग। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के आगरा में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ताजा आंकड़े वहां पर जारी किए गए हैं, जिनके मुताबिक 13 नए मामलों के बाद जिले में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या 313 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक 6 लोगों की यहां पर मौत भी हो चुकी है। आगरा में जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिवों की जो संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उससे कहीं ना कहीं अब आगरा में जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आगरा की अब स्थिति जो है पूरी तरह से बिगड़ती दिखाई दे रही है। जो लोग हैं अनावश्यक अपने घर से निकल रहे हैं और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं आगरा के सीतानगर में, जहाँ ये हॉटस्पॉट बनाया गया है, जहाँ पर जो 3 लोग जो जमाती पाए गए थे, जो कि उनकी पुष्टि कोरोना पॉजिटिव की हुई है, उसके बाद में ये इलाका पूरी तरह से सील कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं अभी भी जो है लोग जो है बिना वजह यहाँ पर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। केमिस्ट की जो दुकान है वहाँ पर जो है जमा बड़ा लगा हुआ। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं पूरी तरह से आगरा में जो है लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करते हुए लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब आगरा की जो जनता भी अब जो है 10 दिन के लिए सोशल साइट पर कर्फ्यू की अपील कर रही है। अब देखना होगा कि आगरा प्रशासन इस बढ़ते आंकड़े को किस तरह से रोक पाता है। आगरा से कैमरा पर्सन अर्जुन सिंह के साथ पुष्पेंद्र शर्मा, एनवी न्यूज, आगरा। कोरोना वायरस अब पूरी दुनिया में आतंक का पर्याय बन चुका है। बड़े बड़े देश भी इसके सामने घुटने टेके हुए हैं। हजारों लोग हर दिन इसकी चपेट में आ रहे हैं और हजारों लोगों की जान हर दिन जा रही है। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस के प्रकोप से पीड़ित है। हर रोज हजारों लोग वायरस की चपेट में आकर अपनी जान गंवा रहे हैं। अमेरिका, स्पेन, इटली, फ्रांस और ब्रिटेन में हर रोज सैकड़ों लोगों की मौत कोरोना वायरस से हो रही है। हर रोज यहाँ हजारों लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं और लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। अकेले अमेरिका में 8 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 45,000 से ज्यादा लोग मौत की नींद में सो चुके हैं। यही हाल अन्य देशों का है, जिसमें दूसरे स्थान पर स्पेन का नंबर आता है, जहां 2 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। अब जरा आप दुनिया के इन 6 देशों का हाल देखिए, जहां 1 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। अगर बात अमेरिका की करें तो यहां 8 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, तो वहीं स्पेन में 2 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। इटली की बात की जाए तो यह आंकड़ा है करीब 1.25 लाख का। वहीं फ्रांस में 1.5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जर्मनी में 1.5 लाख और ब्रिटेन में 1,33,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। वहीं इस तरह अगर इन देशों में मृत्यु दर को देखें
तो अमेरिका में 45,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। स्पेन में 22,000 के करीब लोग काल के गाल में समा गए, तो वहीं इटली में 24,500 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई। फ्रांस में 21,000 के करीब मृत्यु हुई और जर्मनी में 5100 से ज्यादा और ब्रिटेन में 18,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इसी तरह अगर अन्य देशों की बात करें तो बेल्जियम में 6,000 प्लस मौतें हुई, ईरान में 5,000 प्लस, चीन में 4,500 प्लस, नीदरलैंड में 4,000 प्लस मौतें हुई, ब्राजील में 2,500 प्लस और तुर्की में 2,000 प्लस लोगों की मौतें हो चुकी है। ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोरोना नामक महामारी से लड़ने वाली वैक्सीन का निर्माण नहीं हो सका है। इसी तरह और भी कई देश हैं जहां 500 प्लस मौतें हो चुकी है। ये देश हैं मैक्सिको, पुर्तगाल, आयरलैंड, भारत, इंडोनेशिया, इक्वाडोर, रूस, ऑस्ट्रिया और रोमानिया। तो ये वो देश हैं जहां कोरोना कहर बनकर बरपा है। हालांकि अगर भारत की बात की जाए तो भले ही यहां 20,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन मृत्यु दर अभी भी कम है और लोग तेजी से ठीक हो रहे हैं। भारत में 3,869 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि 650 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल भारत सहित सभी देश वैक्सीन की खोज में जुटे हैं। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANP न्यूज। हरियाणा के टोहाना में करोड़ों की हेरोइन सहित काबू किए गए 2 यूपी पुलिस जवानों सहित 3 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपियों को 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है और पुलिस ने आरोपियों से अवैध हथियार भी जब्त किए हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपी प्रदीप ने खुद को यूपी के कॉल SDM का गनमैन और विजय ने पुलिस का सिपाही बताया था। जांच अधिकारी ASI अशोक कुमार ने बताया कि जब पुलिस की टीम डांगरा रोड पर नाका लगाकर जांच कर रही थी तो पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गाड़ी को रुकवाया था। उन्होंने बताया कि पुलिस की वर्दी में प्रदीप गाड़ी चला रहा था और साथ वाली सीट पर यूपी के नुनहेड़ा थाने में तैनात सिपाही विजय चौधरी और पिछली सीट पर सौरभ बैठा हुआ था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इनका पुलिस माननीय न्यायालय में पेश करके 3 दिन का रिमांड लिया गया है। जो रिमांड के दौरान इनका 2 मुलाजिम है यूपी के, गाजियाबाद और अलीगढ़, इनका पता किया जाएगा कहाँ पोस्टिंग थी और आगे जहाँ से लाए थे सौरभ जो हीरोइन खरीद के लिया था 938 ग्राम, उसका ओरिजिनल बंदे का नाइजीरियन का पकड़ के ले आएंगे। तो आइए तो आगामी पूछताछ में पता चलेगा कि इसके कहाँ बेचनी थी। 3 दिन का पुलिस रिमांड लिया है, उसके दौरान पता चलेगा। हरियाणा सरकार ने चीन की कंपनियों को दिए गए ऑर्डर रद्द कर दिए हैं और अब साउथ कोरिया से रैपिड टेस्ट किट मंगवाई गई हैं। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि हमने चीन की 2 कंपनियों के ऑर्डर रद्द करके साउथ कोरिया की कंपनी को ऑर्डर दिए हैं जो मानेसर में टेस्टिंग किट बना रही हैं और साउथ कोरिया की कंपनियों को 1 लाख किट का ऑर्डर दिया गया था और 25,000 किट कंपनी ने हरियाणा को सौंप दी हैं। किट चीन से लगभग आधे दामों में और अच्छी गुणवत्ता के साथ मिल रही हैं। हरियाणा के 10 जिले कोरोना मुक्त होने पर गृह मंत्री विज ने बधाई देते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम को अच्छा काम कर रही है, इसलिए हरियाणा देश में आज सबसे आगे है। यहाँ कोरोना मरीजों के डबल होने की रफ्तार लगभग 14 दिन है, जबकि देश में ये 7.5 दिन है। हरियाणा में रिकवरी रेट 57% है और वहीं देश में केवल 16% है। ये कोरोना योद्धाओं की कर्मठता का ही परिणाम है। हमने 1 लाख किट्स का ऑर्डर दिया है
और हमारे हरियाणा के मनेसर में ही साउथ कोरियन कंपनी लगी हुई है, हमने उनको ऑर्डर दिया है और 25,000 किट्स उन्होंने हमें मुहैया करा दी है। अब सब जिलों में हम बांटेंगे और लोगों के टेस्ट करेंगे। हरियाणा के यमुनानगर के कैंप इलाके में विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने पुलिस कर्मियों का सम्मान किया। विधायक ने पुलिस के कार्यों की सराहना की है और कहा कि आज इन्हीं के कारण लॉकडाउन कामयाब है। विधायक ने सभी पुलिस कर्मचारियों के गले में फूल मालाएं डालकर उनके काम की प्रशंसा की और वहीं पुलिसकर्मियों ने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है और अगर उनके कारण लोग घरों में हैं तो वो लोग सुरक्षित हैं। ऐसा है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी सबसे ज़्यादा है। एक बहुत बड़ा कठिन काम है, दोधारी तलवार के ऊपर चलने के समान है। जो अनुशासित और व्यवस्थित तरीके से व्यक्ति काम कर रहा है उसका सहयोग करना और जो लॉकडाउन को तोड़ने की चेष्टा कर रहा है उसके ऊपर सख्ती करना, पुलिस अपनी सूझबूझ से बहुत अच्छा तालमेल रखते हुए ये काम कर रही है और काम के घंटे भी इनके कई गुना ज़्यादा बढ़ गए। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस का मान सम्मान करने का एक कार्यक्रम किया है। निश्चित रूप से ये सब इससे भी अधिक सम्मान के अधिकारी हैं। हमारा काम विशेष निबड़ा हुआ, हमारी रूटीन की ड्यूटी होती है कि हम सुबह उठते ही काम पे लग जाते हैं और शाम को सोने तक। आजकल ये है कि थोड़ा सा सीज़न है मंडी में कि कोरोना से जो फाइट हो रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पे सारी सोसाइटी, पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और इवन आप लोग मीडिया के साथी सब कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। एक्चुअली सम्मान करने की बात नहीं है और थोड़ा सा यही है कि ये लोग हमें देखते हैं सारा दिन काम करते हुए और इन्होंने हमसे कहा कि आप लोग भी एक दिन आ जाओ और हम सब इकट्ठे होकर थोड़ा सा बातचीत करना चाहते हैं। आप इसको सम्मान कह लो चाहे जो मर्जी कर लो, लेकिन हमारी ये ड्यूटी है और समाज के प्रति भी हमारी ड्यूटी के अलावा ये जिम्मेदारी बनती है। कोरोना वायरस को लेकर देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन लगा हुआ है। इसी कड़ी में लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस 24 घंटे नाकों पर तैनात है। इसी कड़ी में एनबी न्यूज के संवाददाता ने ऐसी ही कोरोना योद्धा महिला पुलिस कर्मचारियों के बीच पहुंचकर उनसे खास बातचीत की है। कोरोना वायरस महामारी को लेकर जहां पर पूरा देश एकजुट है, अगर करनाल जिले में की बात करें तो करनाल जिले में जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं वो अपनी लगातार ड्यूटी देते नजर आ रहे हैं। अगर बात करें तो इतनी कड़ी धूप में अपनी ड्यूटी देते नजर आ रहे हैं। अगर इसी कड़ी में महिलाओं की बात करें तो जो महिलाएं हैं वो डबल ड्यूटी कहीं ना कहीं करते नजर आ रहे हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ उनका कहना है, किस तरह से वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, परिवार को किस तरह से अपने समय दे पा रहे हैं। अगर बात होती है तो किस प्रकार उनकी अपने परिवार से बात हो रही है, क्या कुछ हम अफसरों के आदेश अनुसार यहाँ ड्यूटियों पर खड़े हैं। हम देश की रक्षा के लिए खड़े हैं। कृपया करके हमारी भी पब्लिक से गुजारिश है कि वो घरों में रहे। अगर जान सुरक्षित है तो परिवार भी सुरक्षित है और हम देश की रक्षा के लिए यहाँ खड़े, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर। मेरा बेटा 4 साल का, उससे हम फ़ोन पर ही बात करते हैं और या फिर वीडियो कॉल कर लेते हैं। अपने परिवार से भी फ़ोन पर ही बात करते हैं। जब से लॉकडाउन हुआ तब से हम घर नहीं गए हैं। कृपया करके पब्लिक से गुजारिश है कि वो भी अपने घरों में रहे, लॉकडाउन जारी रखे, अपने घरों में रहे और परिवार भी सुरक्षित है और हम अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रख रहे हैं। अगर बात करें तो महिलाओं की अहम भूमिका है। जिस तरह से आप इतनी कड़ी धूप में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और पब्लिक अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि कुछ ढील दी गई है लॉकडाउन को देखते हुए सड़कों पर, उनको आपकी क्या अपील रहेगी, लोगों को क्या कुछ कहना? हम तो पब्लिक से कहेंगे कि कृपया करके वो घरों में रहे और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। तो कुछ और महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, पुलिसकर्मी, उनसे जानते हैं क्या कुछ कहना है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? आप इतने समय से यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं, जब से लॉकडाउन है, घर की जाना हो या नहीं, अगर बात होती है तो किस प्रकार होती है? जी, जब से लॉकडाउन चल रहा है तब से हम यहाँ ड्यूटियाँ दे रहे हैं और जो जेंट्स साहब है वो तो दिन रात की ड्यूटियाँ दे रहे हैं। 8 से 8-12 घंटे की यहाँ ड्यूटियाँ दे रहे हैं और घर है, जैसे मैं कैथल से हूँ तो मैं घर नहीं गई, तब से लॉकडाउन चल रहा है, यहीं पे स्टे कर रही हूँ और अपनी फैमिली से फ़ोन पे बात हो जाती है मम्मी पापा के साथ, तो वो लोग भी चिंता करते हैं क्योंकि हम यहाँ वो घर में हैं, सेफ़ है, हम यहाँ पे ड्यूटियाँ दे रहे हैं, पब्लिक को डीलिंग कर रहे हैं,
तो उनसे भी बस यही कहते हैं कि आप लोग सेफ रहो, आपकी सेफ्टी हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और पब्लिक से भी यही गुजारिश है कि अपने घर में रहे, अपनी फैमिली को और अपने आप को सेफ रखें। आप अपने घर से बारह के थल से करनाल में ड्यूटी दे रहे हैं, अगर घर वालों की याद आती है तो कुछ बात होती है? अगर बात होती है तो कोई कहते हैं घर वाले कुछ ऐसा कि कोरोना है, आप इतनी ड्यूटी दे रहे हैं, हालांकि देश सेवा सबसे पहले? हाँ जी, घर वालों, क्योंकि मम्मी पापा है तो अपने घर वालों की तो चिंता तो अपने बच्चे की सबको होती है, तो वही मेरे मम्मी पापा को भी है। लेकिन ड्यूटियाँ तो हमारा फ़र्ज है, अब ड्यूटी करना ज़रूरी भी है जो हम कर रहे हैं। और आज के टाइम तो डॉक्टर हैं, सफाई वाले हैं, जो इमरजेंसी में सभी ड्यूटियाँ कर रहे हैं, तो हम लोग भी कर रहे हैं। तो हमें ड्यूटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस पब्लिक से है ये जो ये गवर्नमेंट कर रही है आपको सेफ रखने के लिए, उस गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करें और हमें भी कोऑपरेट करें और अपने आप को सेफ रखें। तो ये थे हमारे साथ पुलिसकर्मी मंजू, इन्होंने यही बताया है कि घर वाले बाद में, सबसे पहले हमारे लिए देश सेवा। लोगों से यही अपील कर रही हैं कि अपने घरों से बाहर बिल्कुल ना निकले, घरों में ही बने रहे। अगर इस महामारी से जीतना है तो हमारे को अपने घरों में ही रहना पड़ेगा। अमित भटनागर। हरियाणा के फरीदाबाद में कोविड-19 का एक नया मामला सामने आया है। कोरोना पीड़ित महिला को ढूंढने के लिए स्वास्थ्य विभाग और पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि महिला को इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल में भर्ती करवाया। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों और एक निजी अस्पताल के करीब 25 कर्मचारियों को क्वारंटीन किया गया है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार महिला को बल्लभगढ़ स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहाँ के डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल के IDSP लैब में सैंपल देने पहुंची और इस दौरान उसने स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड में अपना नाम पता कैली गांव का लिखवाया, जो कि उनके बेटे की फैक्ट्री का था। जब महिला में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम बताए गए पते पर पहुंची। वहां उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। महिला की तलाश में पुलिस की मदद ली गई और कैली गाँव के सरपंच को भी बुलाया गया। सभी उसकी तलाश में गड्ढा कॉलोनी पहुंचे और वहां पर पता चला कि सेक्टर 48 में वो महिला रहती है। कैली गांव में उसके बेटे एक कमरे में एक वर्कशॉप चलाते हैं। इस समय अपने फरीदाबाद जिले में टोटल 43 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसमें से 26 पेशेंट्स की छुट्टी कर दी गई और वो डिस्चार्ज होकर अपने घर जा रहे। मतलब एक महिला का मामला सामने आया था कि उसने आप लोगों को गलत एड्रेस दे दिया, क्या है वो पूरा मामला? कल एक मामले की पुष्टि हुई थी, एक महिला थी और जब हमने इसका एड्रेस देखा तो कैली गांव का एड्रेस दिया हुआ था। हमारी RRT जो रैपिड रिस्पांस टीम होती है वहाँ पहुँची तो वहाँ पता लगा कि इस नाम की कोई महिला नहीं है। हमने तो ये 300-400 घरों का एक गाँव है, तो हमने और लोगों को बुलाया जो उस एरिया के जो वर्कर हैं, तो सब घरों में जाके पूछताछ की, लेकिन वहाँ पता नहीं लगा। तो एंड में जब ये सारा चल रहा था, 2-3 घंटे हो गए थे, तो किसी ने बताया कि उसके साथ में गड्ढा कॉलोनी है, वहाँ पे कोई फैक्ट्री है। कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश का किसान फसल गेहूं की खरीद न हो पाने से बेहद निराश है और हताश है। यदि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कटाई के 20 दिन बाद भी गेहूं की खरीद सुनिश्चित नहीं कर सकते तो उन्हें अपने पदों पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्हें गद्दी तुरंत छोड़ देनी चाहिए। सुरजेवाला नई अनाज मंडी का दौरा कर आड़ती, किसानों और मजदूरों से बातचीत करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार से अपनी हठधर्मिता के कारण किसानों, आड़तियों और मजदूरों को परेशान कर रही है। उसे समझना चाहिए कि ये समय अहंकार की लड़ाई का नहीं है, बल्कि सभी को एकजुट होकर कोरोना वायरस से लड़ना चाहिए। और कांग्रेस के सब नेता सरकार को पिछले 1 महीने से लगातार आगाह कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उनके सुझावों पर कोई ध्यान नहीं दिया। सुरजेवाला ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ये जान लें कि गेहूं खरीद में जानबूझकर की जा रही इस बेहाली को किसान, आड़ती, मजदूर कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम इसका कड़े से कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं और ये कहते हैं कि आप किसान, आड़ती और मजदूर के गठजोड़ को नहीं तोड़ पाएंगे, नहीं तोड़ पाएंगे, नहीं तोड़ पाएंगे। अगर सरकार व्यापारियों की मांगे नहीं मानती तो कांग्रेस का अगला कुछ स्टेप, कोई धरना प्रदर्शन? कांग्रेस के विपक्ष के सब नेता हमारे व्यापारी भाइयों, आड़ती भाइयों, किसान भाइयों और मजदूर भाइयों के साथ खड़े।
चलिए फिलहाल रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਵਫਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਸੱਚਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਸਿਰਫ ANB ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज मोदी सरकार ने डॉक्टरों के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है, जिस पर डॉक्टरों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आप सब लोगों को पता है कि कोरोना क्राइसिस एक ग्लोबल क्राइसिस है और सारी मैनकाइंड इसको फेस कर रही है, और किसी सिविलाइज सोसाइटी में ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, चाहे वो पुलिस के लोग हैं, चाहे प्रेस के लोग हैं, और ऑफ कोर्स डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ वर्कर्स, वो सारे इसको फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी लोगों को तो सबको बोला कि घर पर रहो, तो जो लोग फाइट कर रहे हैं उनको ही कुछ असभ्य लोग जो हैं वो वायलेंस पे उतर रहे हैं। कोई ईंटों से मार रहे हैं, कोई तलवार से मार रहे हैं, कोई गालियाँ निकाल रहे हैं, कोई कहता है मैं आपको मकान किराए पर देना, आप किराया मकान छोड़ दो, कई किस्म की चीज़ सुन। ये हाईली डिप्लोरेबल इन सोसाइटी। नॉर्मली मैं सोचता हूँ कि सज़ा देना कोई एक सोल्यूशन नहीं होता किसी प्रॉब्लम का, पर कई बार जब अति हो जाती है तो ऐसे ऑर्डिनेंस भी लाने जरूरी हैं। मैं इस ऑर्डिनेंस का वेलकम करता हूँ। लगता है सर जी, फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन फोडा पिछले साल 2 साल से इस एक्ट के लिए प्रतियत रही है। एज अ प्रेसिडेंट मैं भी इस कमेटी का एक बार पार्ट रहा था, पिछले जो साल कमेटी कही गई थी, और ये बहुत वेलकमिंग स्टेप है। इस टाइम की जो सिनारियो चल रहा है, जो अटैक्स हो रहे हैं, डॉक्टर को वैंडलाइज किया जा रहा है, ये वाली सारी चीज़ें डॉक्टरों की सेफ्टी, बस डॉक्टरों की नहीं, नर्सिंग्स की, जो हेल्थ की, जो लैब टेक्नीशियंस है, उनकी जो काम हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, इन सब का मॉरल बूस्ट करेगा। एंड हम गवर्नमेंट को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि ये बहुत अर्जेंट मैटर पे इन्होंने डिसीजन दिया है। आपको लगता है? See, healthcare workers are the corona warriors. They are fighting from the front, but they are attacked in every corner of India. Like we can say in MP, in UP, and even in Tamil Nadu, everywhere they are attacked. They are not allowed to their duties. So it was very much recommended, and it was very much appreciated. The government has taken such a bold step of punishment of 6 months to 7 years, which is highly recommended, and it should be implemented as soon as possible. And more harsh punishments are required so that health worker can perform their duty willfully and peacefully. देश में कोरोना महामारी का कोहराम मचा हुआ है, वहीं अलग अलग तरीके से इस महामारी को मात देने की कोशिशें भी की जा रही हैं। दिल्ली सरकार की चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक संस्थान में बनाए गए कोरोना वार्ड में मरीजों को हैप्पीनेस थेरेपी दी जा रही थी, और ये जानकारी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी है, और साथ ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया है। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री जैन ने लिखा है कि हमारा संकल्प आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।
एक तरफ हमारे कोरोना वॉरियर अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वहीं इनको अपने काम का मेहनताना भी नहीं मिल रहा है। दिल्ली के सफाई कर्मचारी जो इस संकट की घड़ी में भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सैलरी नहीं मिल रही है। निगम पार्षद सुनीता ने बताया कि उन्होंने इसको लेकर के संबंधित डिपार्टमेंट से बातचीत की है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे सफाई कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है और उनकी परेशानी को हम भी समझ रहे हैं, लेकिन इनकी परेशानी को देखते हुए मैंने आज भी संबंधित डिपार्टमेंट से बात की कि इनकी सैलरी क्यों नहीं आ रही है। तो जहां उनको मुझे बताया गया कि दिल्ली गवर्नमेंट के माध्यम से अभी हमारे सैलरी फंड नहीं दिया गया और इस वजह से सैलरी में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि अपने सफाई कर्मचारियों को और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों दोनों को जल्द से जल्द सैलरी उपलब्ध करवाएं और इसके अलावा हम उनकी सेफ्टी का भी ख्याल रख रहे हैं और मैंने खुद पर्सनली उनको सैनिटाइज़र, हैंड ग्लव्स और मास्क मैं खुद बना रही हूँ घर के अंदर। अगर जो काफ़ी ज़रूरतमंद को भी दिया, मैंने सफाई कर्मचारियों भाइयों को भी दिया। दिल्ली पुलिस इस समय मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी पर तैनात है। जब लोग घरों में बैठे हुए हैं, बाहर निकलकर पुलिस के जवान सड़क पर लोगों को घरों में रहने की बात कर रहे हैं। ऐसे में एक पुलिस के जवान ने कहा है कि हमें लोगों की सेवा करने में मजा आ रहा है, लोग हमारा साथ दे रहे हैं। बड़ा अच्छा फील हो रहा है जी। ये दिल की पुलिस, दिल से हम अपने जो काम को अंजाम दे रहे हैं, दिल से अंजाम दे रहे हैं। अपनी ड्यूटी तैनाती जो कर रहे हैं वो भी मुस्तैदी से कर रहे हैं। इसलिए हमने लगाया है तो दुनिया पब्लिक में भी अच्छा हो जाए, इसका स्लोगन जाए। बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि पुलिस को भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्वारंटाइन कराने के लिए लोगों को। आपको लगता है खतरा आपके लिए भी उतना ही है और इसमें आप सक्षम हो पा रहे हैं लोगों को मैनेज करने में? बिल्कुल, हम पूरी तरह सक्षम हो पा रहे हैं इसमें। हम पब्लिक भी साथ दे रही है हमारा, ऐसी बात नहीं है। जिसको हम जैसे समझाते हैं वो मान भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो कोऑपरेट नहीं कर रहे, पब्लिक भी कोऑपरेट कर रही है। हरियाणा सरकार ने बुधवार को देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी को गुरुग्राम के मानेसर स्थित प्लांट में काम शुरू करने की अनुमति दे दी है। हालांकि इसके साथ ही कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। गुरुग्राम प्रशासन ने कहा है कि कंपनी 3 की जगह केवल एक शिफ्ट में प्रोडक्शन और दूसरे काम शुरू कर सकती है। साथ ही कंपनी को 50 वाहनों को ही ऑपरेट करने की इजाजत मिली है। मारुति के द्वारा विभिन्न एप्लीकेशंस दी गई थी और उनका जो मानेसर संबंधित प्लांट है उनकी मेंटेनेंस तथा उनको बेसिक वर्क के लिए उन्होंने शुरुआत की है। प्रोडक्शन अभी रिज्यूम नहीं हो रहा। कुल कितने लोगों के लिए उन्होंने परमिशन अप्लाई की थी और जिला प्रशासन ने कितने? करीबन उन्होंने जितनी भी अप्लाई की थी तो उसमें से ऑलमोस्ट 300 प्लस की फर्स्ट लॉट में दिया गया है। उद्देश्य यही है कि स्टेप बाय स्टेप फेज मैनर में इसको प्रोसीड किया जाएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर से लेकर देश के अलग अलग जगहों पर स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले की घटनाएं सामने आई हैं। वहीं इसको लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है और केंद्र ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हमलों की पृष्ठभूमि में एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसमें उनके खिलाफ हिंसा को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाया गया है। वहीं सरकार के इस कदम के बाद इंदौर के CMHO प्रवीण जड़िया की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, बहुत प्रतीक्षित था ये ऑर्डिनेंस और इसके आने से निश्चित तौर पे डॉक्टरों के काफ़ी फेवर हुआ है। और अभी तक ये होता था कि डॉक्टर अपनी जान को खतरे में डालकर और दूसरों को सहयोग करने के लिए उनका काम कर रहे थे। इसके बावजूद भी पब्लिक के द्वारा कई इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जब उनके साथ बदतमीजी की गई, उनके साथ मारपीट भी की गई। अब उम्मीद है कि इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद ऐसे यदि कोई व्यक्ति ऐसा कृत्य करता है तो निश्चित तौर पे उसे सजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इंदौर में भी सर 2 घटना बड़ी नेशनल पे रही है। इंदौर में भी 2 जगह पे ऐसी एक घटना हुई थी, चंदन नगर भी, और एक दूसरी घटना जो इधर हुई थी टाटपट्टी बाखल में। तो इनको भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए और उनके जो भी अपराधी हैं उन्हें उसी प्रकार से सजा मिलना चाहिए। जहां देश में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लागू किया गया है, वहीं गरीबों और मजदूरों की मदद के लिए समाज सेवी संस्थान सामने आ रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के बैतूल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो आपके दिल को जीत लेगी, दिल को छू लेगी, क्योंकि 5 किलोमीटर तक पैदल चलकर वन विभाग के कर्मचारियों ने 50 आदिवासी परिवारों तक राशन पहुंचाया है।
लॉकडाउन के चलते पूरे देश में इस समय आपातकाल जैसी स्थिति बनी हुई है। ऐसे में जो लोग शहरों और गांव में रहते हैं वहां तो आसानी से राशन पहुंच पा रहा है, लेकिन जो लोग जंगलों में और पहाड़ों में रह रहे हैं ऐसे लोगों के सामने लॉकडाउन मुसीबत बनकर आया है, क्योंकि इन लोगों तक पहुंच पाना आसान नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी स्थिति में भी कर्मवीर डटे हुए हैं और वो बराबर इन लोगों तक राशन पहुंचा रहे हैं। दरअसल ये नजारा मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के भौरा रेंज का है, जहां वन कर्मी सिर पर और कंधे पर राशन लेकर पहाड़ी पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल बैतूल से 100 किलोमीटर दूर भोंडिया काप है, जो कि भौरा रेंज में आता है। ये गांव चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। गांव पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर का दुर्गम पहाड़ी रास्ता है, जो उतार चढ़ाव वाला है। इस गांव में 50 आदिवासी परिवार रहते हैं और लॉकडाउन के चलते इन्हें खाने पीने की समस्या आ रही थी, जिसके बाद भोरा रेंज के रेंजर धर्मपुरी गोस्वामी अपनी टीम के साथ राशन लेकर पैदल ही तेज धूप में निकल पड़े और दुर्गम पहाड़ियों से होते हुए आदिवासी परिवारों के लिए राशन लेकर पहुंच गए, जहां उन्होंने इन परिवारों को राशन के साथ ही मास्क, सैनिटाइजर और साबुन भी वितरित किए और सभी ग्रामीणों को कोरोना महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर रखने के दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही लोगों को बाकायदा आदेश दिए गए कि अगर कोई भी नया व्यक्ति गांव में प्रवेश करता है तो इसके बारे में पुलिस और वन विभाग को सूचित किया जाए। वहीं इस बारे में जब हमने एसडीओ फॉरेस्ट NK शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के चलते वन ग्राम और दूरस्थ ग्रामों से सूचना आ रही थी कि ग्रामीणों के पास खाने पीने का राशन नहीं है, जिसके बाद वनकर्मी सिर और कंधे पर राशन लेकर आदिवासी इलाकों में पहुंच गए और वहां 50 परिवारों को राशन दिया गया। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए शासन द्वारा 22 मार्च से लॉकडाउन किया गया है, जिसके कारण ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही थी दूरस्थ गांवों से कि वहां खाद्य सामग्री की समस्या आ रही है। अतः वन विभाग द्वारा वन ग्रामों के साथ साथ ऐसे दूरस्थ ग्राम में निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है। ग्राम भोड़िया का जो प्रक्षेत्र भौरा के अंतर्गत आता है तथा मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर है, वहाँ वन कर्मचारियों द्वारा सिर बोझे से खाद्य सामग्री ले जाकर गांव के 50 परिवारों को निःशुल्क प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त निःशुल्क मास्क, साबुन एवं सैनिटाइजर भी गांव वालों को प्रदान किए गए हैं तथा उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग रखने, बार बार हाथ धोने एवं मास्क पहनने के संबंध में जागरूक किया गया। गौरतलब है कि लॉकडाउन के चलते अभी कई ग्रामीण और जंगली क्षेत्र ऐसे हैं जहां राशन नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि ये लोग समाज से कटे होने के चलते प्रशासन के संपर्क में नहीं हैं, जिसकी वजह से इन लोगों से संपर्क बना पाने में प्रशासनिक अधिकारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल प्रशासन की ओर से दुर्गम क्षेत्रों को पार कर इन आदिवासी लोगों के लिए अपने कंधों पर राशन ले जाना वाकई काबिले तारीफ है। बैतूल से राकेश चंदेलकर की रिपोर्ट, ANP न्यूज। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर।
ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਵਫਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਸੱਚਾਈ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਸਿਰਫ ANB ਨਿਊਜ਼ ਤੇ।